Good morning, dear students. Have a beautiful day. Today we will start the next reader topic, that is lesson number 5, चंदन के पेड़। इस कहानी में जो चंदन के पेड़ होते हैं, चंदन होते हैं ना, जो चंदन के पेड़ जिनसे फेस पैक बनते हैं, चंदन की खुशबू बहुत अच्छी होती है, दवाइयाँ बनती हैं, वो चंदन के पेड़ बहुत महंगे होते हैं। लोग जो है चोरियां करते हैं, उनको जो है अपने देश से चुरा कर दूसरे देशों में भेजते हैं, कटाई करते हैं, जिससे देश को बहुत हानि होती है। उसके ऊपर एक चैप्टर है, चंदन के पेड़। देखो ये कहानी अब। दक्षिण भारत में चंदन के बहुमूल्य पेड़ों की अवैध कटाई और चोरी की घटनाएं अक्सर सुनने में आती रही हैं। इससे जहां एक ओर प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, वहीं दूसरी ओर सरकार को राजस्व की हानि भी होती है। इसे रोकना सभी का कर्तव्य है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण हुए भूस्खलन की शिकार हुई एक लड़की जो अपनी आंखें खो बैठती है। अपने साहस और बहादुरी से चंदन की चोरी करने वाले गिरोहों और भ्रष्ट पुलिस कांस्टेबल को कैसे भंडाफोड़ करती है, इस कहानी में उसका सुंदर चित्रण किया गया है। मेरे माता पिता और मैं पूर्वी घाट में करीमुनाई गांव के निकट रहते थे। पिता पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ीनुमा जमीन पर खेती करते और माँ बकरियों की देखभाल करती। मैं उन दोनों की मदद करती और गांव के स्कूल में पढ़ने भी जाती। गुग्गू कुत्ता मेरा साथी था। हम दोनों को पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन मैं 13 वर्ष की हुई, उसी दिन एक घटना घटी या दुर्घटना हो गई। सूरज निकल चुका था। मेरे माता पिता और मैंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। बकरियां और गुग्गू परेशान दिख रहे थे। मिनटों में ही एक जोर का धमाका हुआ और मेरे सिर पर एक पत्थर आ लगा। मैं मुड़ी। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। अम्मा, तुम कहाँ हो? मैंने पुकारा, लेकिन पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते पत्थरों के शोर में मेरी आवाज़ दब गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ने मेरा नाम लेकर पुकारा, सुनंदा। मैंने भागना चाहा, लेकिन हिल भी ना सकी। मैं उस डरावने भूस्खलन को देखती रह गई। अचानक कोई नुकीली चीज़ मेरी आँखों पर आ लगी। डगमगा कर मैं वहीं गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे रावगुरु के घर में होश आया और आंखें खोली तो चारों ओर अंधकार था। मैं अपनी आंखें खो बैठी थी। सिसकियों से मेरी देह कांप उठी। गुग्गू उस समय भी मेरे हाथ को चाटता हुआ पास ही खड़ा था। रावगुरु गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। वह मुझे अपने घर ले आए थे। मेरे माता पिता और बकरियां उस भयानक भूस्खलन का ग्रास बन गई थी। मतलब उनकी बकरियां जो थी, माता पिता थे, उसमें जो है मर गए थे। लेकिन
गुग्गू और मैं चमत्कारी ढंग से बच गए थे क्योंकि वो फिसल के नीचे चले गए थे। ये सब राव गुरु ने हमें बताया था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने, जिन्हें मैं मामी कहती थी, मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। लेकिन मुझे अपने माता पिता और घर की बहुत याद आती। लेकिन सबसे अधिक भयानक था मेरे चारों ओर का अंधकार। मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत अंधेरे और गहरे गड्ढे में गिर रही हूँ और गिरती जा रही हूँ। मैं बड़ी कोशिश करके अपनी सिसकियाँ दबाती। गुग्गू मुझे जैसे हर समय सांत्वना देता। वह अक्सर मेरे साथ सट कर बैठा रहता। मैं उसे थपथपाती, प्यार करती और उससे अपनी सारी बातें करती। राव गुरु मुझे स्कूल वापस भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैं दूसरी लड़कियों से इतनी निमन हो गई थी कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं रोने लगी। राव गुरु अनिच्छापूर्वक इस बात पर सहमत हो गए कि मैं घर पर ही रहूं। अब तक मैं अपनी अंधेरी दुनिया की आदी होती जा रही थी। मैं बहुत सा समय मामी के साथ बिताती। उनको मेरे प्रति व्यवहार बहुत स्नेहमय था। मैंने देवी देवताओं के लिए फूलों की माला पिरोना सीखा। जब मामी पूजा के लिए अन्य चीज़ें तैयार करती तो मैं माला पिरो देती। शाम का समय राव गुरु मेरे साथ बिताते। हम घंटों बैठे अनेक विषयों पर बातें करते। भूस्खलन की घटना बार बार मन में उमड़ती घुमड़ती रहती। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, मामा, ये भूस्खलन की घटनाएं क्या होती हैं? उन्होंने समझाया, आदमी बिना सोचे समझे ही प्रकृति का अतिक्रमण करता जा रहा है। वह पेड़ काट काट कर पहाड़ों को नंगा किए दे रहा है। पेड़ पहाड़ की मिट्टी को बांध कर रखने का कार्य करते हैं। उनके बिना धरती के भीतर की हलचल से चट्टानें और मिट्टी नीचे फिसलने लगती है। इसी को भूस्खलन कहते हैं। यह पहाड़ों को नंगा करना, हाँ, कई कामों के लिए पेड़ काटे जाते हैं। कारखाने लगाने के लिए भी पेड़ काटे जाते हैं। यह कानूनी है, लेकिन पेड़ अवैध तरीके से भी काटे जाते हैं। अवैध मतलब गलत तरीके से भी काटे जाते हैं। तो अंधाधुंध पेड़ काटने ने ही मुझे मेरी अम्मा से अलग कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मेरा आत्मविश्वास लौटता गया। अब मैं स्पर्श द्वारा बहुत कुछ महसूस कर सकती थी। मैं नाक द्वारा गंध लेकर बहुत सारी बातें भी समझने लगी। मेरी श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति बहुत तेज हो गई थी। अब मैं दोपहर के समय गुग्गू के साथ घूमने के लिए निकल जाती। आसपास की पहाड़ियों से मैं अच्छी तरह परिचित थी। छायादार पेड़ों का एक झुरमुट मुझे बहुत पसंद था। वहाँ मैं एक पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ जाती और गुग्गू भी मेरे निकट बैठ जाता। पेड़ पर बैठी एक कोयल मेरा स्वागत करती। उसकी साफ आवाज़ कू का मैं उत्तर देती तो वह और ऊंचे स्वर में पुकारती। एक दिन जब मैं अपने बैठने के स्थान पर पहुंची तो हवा का एक झोंका, जिसकी गंध से मैं परिचित थी, मुझे छू गया। आज मेरा पक्षी मित्र भी चुप था। उसने अपनी
कू से मेरा स्वागत नहीं किया। मैंने आ कू पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा कौतूहल जाग उठा और मैं बैठकर सोचने लगी। जब मैंने पेड़ के सहारे टिकना चाहा तो पता चला कि वहाँ से पेड़ ही गायब है। पेड़ के स्थान पर एक ठूंठ खड़ा था। मैंने झुककर ठूंठ को सूंघा। मैं सोचने लगी, यह तो चंदन की लकड़ी है। अब एक पत्थर उठाकर मैंने ठूंठ के भीतरी भाग से रगड़ा। उसमें से भी चंदन की सुगंध आने लगी। मैंने इधर उधर चलकर 3 अन्य ठूठों का पता लगाया। मैं सोचने लगी, इन चंदन के पेड़ों को किसने काटा और क्यों काटा। पेड़ काटे जाते हैं। मुझे रावगुरु के कहे शब्द याद आ गए और मैंने उसे स्वयं ही दोहराया, भों भों भों, आओ गुग्गू घर चलें। मैंने उससे कहा और हम जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़े। घर में प्रवेश करते ही मैंने रावगुरु से कहा, मामा, किसी ने उस तरफ कुछ चंदन के पेड़ काट लिए हैं। आपके ख्याल में किसने काटे होंगे? सुनंदा, इस बारे में मुझे पता नहीं। मैं मुदालियर से पता लगाता हूँ, रावगुरु ने चलते चलते कहा। मुदालियर गांव की पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल था। अगले दिन गुग्गू के साथ घूमने फिरने के पश्चात मैंने रावगुरु को उस दिन की ताज़ा खबर दी। चंदन के कुछ और पेड़ भी काट लिए गए हैं। लेकिन रावगुरु ने जोर देकर कहा, सुनंदा, मैंने मुदालियर से पूछा था। वह कहता है कि इस क्षेत्र के चंदन के पेड़ बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ तो कोई उनकी एक टहनी भी नहीं तोड़ सकता। मगर मामी ने मेरा पक्ष लेते हुए कहा, लेकिन यह सब सुनंदा की कल्पना तो नहीं हो सकती। वास्तव में रावगुरु कहते रहे। यह सुनकर मुदालियर काफ़ी परेशान हुआ और मुझसे कहा कि सुनंदा से कहो कि वह ऐसी अफवाहें ना फैलाए। 13 वर्ष की एक अंधी लड़की की बात भला कौन मानेगा। मैंने धीरे से कहा, आओ सुनंदा, परेशान मत हो। मामी ने मेरे कंधे पर अपने हाथ टिका दिए और सांत्वना दी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि कीमती चंदन की लकड़ी चोरी की जा रही थी। अगले दिन सुबह सवेरे ही मैं और गुग्गू चंदन क्षेत्र की ओर चल पड़े। गुग्गू को मैंने आज नेतृत्व सौंप दिया और वह मुझे आगे आगे घसीटने लगा। चंदन क्षेत्र में पहुंचकर हमें खोजने पर एक झाड़ी के पीछे अच्छी तरह छिपकर बैठने का स्थान मिल गया। हम बहुत देर तक अधीरता से ना जाने किसका इंतज़ार कर रहे थे। मुझे तो झपकी भी आने लगी थी। तभी गुग्गू गुर्रा उठा। मैं तुरंत सतर्क हो गई। अगले ही क्षण गुग्गू कूदकर आगे बढ़ गया और भौंकने लगा। मैं झाड़ियों के पीछे सांस रोके प्रतीक्षा कर रही थी। पैरों की आहट अब निकट आ रही थी। जैसे ही कोई नज़दीक आया, गुग्गू ने भौंकना बंद कर दिया। किसी ने गुग्गू से पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तरह क्या तुम भी गश्त कर रहे हो? मैंने मुदालियर की आवाज़ पहचान ली। मैंने अनुमान लगाया कि उसने मुझे नहीं देखा था। जब उसके कदम इतनी दूर चले गए कि उनकी आहट आनी बंद हो गई तो मैंने चैन की सांस ली। बाकी सारा दिन कुछ नहीं हुआ और मैं घर लौट आई। अगली रात मैं घड़ी में 11 बजने का इंतज़ार कर रही थी। रावगुरु और उनकी पत्नी ने
खराटे भरने शुरू किए तो मैं गुग्गू को साथ ले दबे पांव घर से निकल पड़ी। चंदन के पेड़ों के पास पहुंचने से पहले ही मैंने धीमी किर किर की आवाज़ सुनी। गुग्गू परेशान होकर गुर्राने लगा। श श श अरे शोर मत करो, मैंने धीमी आवाज़ में गुग्गू से कहा और कसकर उसे पकड़ लिया। हम आगे बढ़ते रहे और आवाज़ें तेज होती गई। मुझे ख्याल आया, यदि यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो इस स्थान में खूब प्रकाश होना चाहिए। आदमी अंधेरे में तो काम नहीं कर सकते, तब तो वे मुझे ज़रूर देख लेंगे। मैंने गुग्गू को रास्ते के एक तरफ धकेल दिया, फिर उसका पट्टा पकड़कर झुकती हुई बढ़ने लगी। मेरे कान एकाग्र होकर सब तरह की आवाज़ें सुन रहे थे। किरकिर का स्वर बराबर आ रहा था और अब वाहनों के इधर उधर जाने की आवाज़ें भी यदाकदा सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक इसी तरह चलता रहा, फिर किरकिर की आवाज़ें थम गई। अब मैं आदमियों का स्वर सुन सकती थी। रमेश, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रात के 2 बज रहे हैं और हाँ, इस चंदन की लकड़ी को बेचकर तुम जितना कमाओगे उसका 10% मेरा होगा। यदि मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो उच्च पद अधिकारियों को सतर्क कर दिया जाएगा और तुम जीवन भर के लिए जेल के सिखच्चों के पीछे सड़ते रहोगे। एक क्षण के लिए मैं धक सी रह गई। जो आवाज़ मैं सुन रही थी वह तो मुदालियर की थी। मैं सांस रोके और गुग्गू का पट्टा पकड़े खड़ी रही। ज़रूर दूंगा जनाब, एक अन्य स्वर ने कहा। फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरा हृदय इंजन की तरह धक धक कर रहा था। मैं गुग्गू को पट्टे से खींचती हुई सीधे घर की ओर लपकी। बिस्तर में घुस तो गई, लेकिन नींद जरा भी नहीं आई। मुदालियर का स्वर बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था। सुबह रावगुरु के जागने पर मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। सुनंदा, क्या तुम ठीक कह रही हो? रावगुरु ने मुझसे पूछा। एकदम ठीक मामा। तब तो मुझे उटकमंड में पुलिस मुख्यालय से बात करनी पड़ेगी, रावगुरु ने निश्चित स्वर में कहा। मामी ने मेरा सिर थपथपा कर कहा, बड़ी बहादुर लड़की है। कुछ दिनों बाद रावगुरु के साथ मुझे भी पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया। वहाँ मुझसे कई प्रश्न पूछे गए और जो कुछ मैंने रावगुरु को बताया था उसकी पुष्टि भी कर ली गई। घर जाते हुए मैंने रावगुरु से पूछा कि अब मुदालियर का क्या होगा। यदि उसके विरुद्ध काफ़ी प्रमाण मिल गए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1 महीना बीत गया। एक सुबह रावगुरु ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, सुनंदा, चंदन की लकड़ी की चोरी का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस विभाग ने तुम्हें इनाम दिया है। मैंने उनका हाथ पकड़कर चूम लिया। यह तो बड़ी अच्छी बात है, मामी ने कहा। आज तो मैं देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाऊंगी। आगे सुनो। मैंने सुनंदा को राष्ट्रीय अंध विद्यालय में भर्ती करवाने का निश्चय किया है। सुनंदा, वहाँ तुम अपनी फ़ायदे के कुछ काम सीख सकोगी। मैं तुम्हारे इनाम का रुपया बैंक में डाल दूंगा। इस तरह से तुम अपना जीवन फिर से आरंभ कर सकोगी। तुम्हारी पढ़ाई भी जारी रहेगी। मैं रावगुरु का धन्यवाद करना चाहती थी, मगर मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अच्छी कहानी थी।
लड़की का साहस भरी कहानी। अंधे होते हुए भी उसने चंदन की चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। लड़की को बताया गया है, आइज़ भी ख़राब हो गई थी उसकी। ये देखो अब चैप्टर, इसके बाद जो शब्दकोश है मैं अपनी वीडियो में PDF बनाकर और क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। अर्थ ग्रहण वाले क्वेश्चन आपने नोटबुक में नहीं लिखने, बार बार मत पूछा करो। शब्दकोश और प्रश्न उत्तर ही लिखने हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।